वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो फ्रेंड, आगामी यूपी एडेड विद्यालय वैकेंसी 2021 की जो आने वाली है, उसमें मैं यूपी टेट 2019 का जूनियर स्तर का सामाजिक विषय का हल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आपकी एडेड कॉलेज की परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। तो फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का यह प्रश्न पत्र है। जो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है जल्हड़, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है कल्हड़, ऑप्शन डी है बिल्हड़। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़ हो जाएगा। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की और उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डाला। पूरी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। तो चलिए पूरी व्याख्या देख लेते हैं। और इसमें देखिए, कश्मीर कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी की इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासन के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया। तो फ्रेंड, अगर इसको मॉडरेट करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि अभी तक इसमें किस काल से लेकर किस काल तक की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। तो ऑप्शन में आपको लिखना होगा आदिकाल से लेकर 1151 तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की। पूरी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अब ऑप्शन आ जाएगा कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता था। अगर इसको मॉडरेट कर देंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। इस तरह ऑप्शन देखकर भी, व्याख्या देखकर भी आपको प्रश्नों को याद करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। अब इसमें एक तरफ राजा राम मोहन राय हैं, विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं और एमजी रानाडे है। तो इनको सुमेलित करना होगा कि राजा राम मोहन राय ने क्या संगठन या समाज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो इस तरह अगर मिलान करेंगे तो राजा राम मोहन राय का आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज। विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती का आपका आर्य समाज हो जाएगा और एमजी रानाडे का प्रार्थना समाज हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। कहाँ की? कलकत्ता में की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में वेलूर में की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की और एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1870 में इसके सदस्य बने। तो चलिए ये व्याख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा गया, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया? एनी बेसेंट, प्रतिलता वाडेदरा, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। तो ऑप्शन हो गया मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया। यह महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इन्होंने 1902 में
इन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों में एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने लगी। और अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। अब अगर आप क्वेश्चन आ जाएगा कि मैडम भीखाजी कामा ने कहाँ पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, तो आप लोगों को इस व्याख्या से समझ में आ गया कि उन्होंने जो राष्ट्रीय तिरंगा है स्टुअर्ट जर्मनी में किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो ये चंद्रगुप्त लिखा है, आप केवल चंद्रगुप्त लिखा है, तो ये विवादित क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता तो यह क्वेश्चन सही हो जाता। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य कर लीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस समय यहाँ का शासक पुष्पगुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से यह भी पता चला कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया और उस समय राजपाल तुशाक था। तो इतनी क्वेश्चन आपको एडिशनल जानकारी मिल गए। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन ये है कि पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, नरवर्धन, राजवर्धन। तो इसका जो ऑप्शन देख के राइट आंसर हो जाएगा नरवर्धन। नरवर्धन क्या थे? नरवर्धन जो थे पुष्पभूति राजवंश की वंशावली इन्हीं के क्रम से शुरू होती है। व्याख्या देखते हैं कि थानेश्वर में पुष्प भूमि, देखिए यहाँ पे पुष्प भूमि लिखा है, भूति होगा। राजवंश की वंशावली अधोलिखित है। तो पहले आए थे नरवर्धन, फिर राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई, कौन कौन सी? देखिए राजवर्धन द्वितीय हुए, हर्षवर्धन हुए और राजश्री हुए। यही हर्षवर्धन जो है प्रयागराज में आकर अपने सारे वस्तुओं को दान में करके चला जाता था। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक जो है प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन है इसकी शक्ति का संस्थापक। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। ठीक है, आगे देखिएगा। अधोलिखित में से कौन सी ताम पाषाणिक ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है? ऑप्शन है जोरबे संस्कृत, मालवा संस्कृत, आहार संस्कृत, कायथा संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृत। तो आहार संस्कृत हो जाएगा फ्रेंड, इसका आहार संस्कृत हो जाएगा। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पत्थर और तांबे के उपकरणों को प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम पाषाणिक ग्रामीण संस्कृत का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई आहार संस्कृति से प्राप्त होते हैं। यह 2600 से 1800 ईसा पूर्व के समय में दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में फैली। अब और अन्य संस्कृत भी याद कर लीजिए। कायथा संस्कृत, मालवा संस्कृत, रंगपुर संस्कृत, जोरबे संस्कृत। समय काल भी याद कर लीजिए 2000, 1900, 1700, 1500। चलिए ये हो गया, लेकिन पीएनपी ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था, जो कि गलत है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। यानी कहने का मतलब है कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले जो उत्तरी भारत में कौन लोग निवास कर रहे थे? 20 राजतंत्र शासन, 16 महाजनपद व गणराज्य, 10 राजतंत्र शासन में, शासन तंत्र में 2।
तो इसका हो जाएगा 16 महाजनपद व गणराज्य दो थे, वह मौर्य वंश के पहले थे। चलिए व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत यानी 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें दो प्रकार के राज्य थे। पहला था राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इसमें मगध, वत्स, कौशल और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। मगध पे बिंदुसार का शासन था, वत्स था, कौशल था और अवंती था। ये सभी शक्तिशाली राजतंत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया? क्या? आराम बाग। आराम बाग इनमें से कौन बनाया? तो जहांगीर होगा, हुमायूं होगा, बाबर होगा, अकबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। आराम बाग बाबर ने बनवाया। ऑप्शन देख के व्याख्या भी देख लीजिए कि आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह ने करवाया। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। कश्मीर का निशान बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबली बाग, मस्जिद संभल की जामी मस्जिद, आगरा की मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में बनवाई गई। तो बाबर में इन चीज़ों को बनवाया। नेक्स्ट देखिएगा। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? जीके गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? बीजी तिलक, बा गंगाधर तिलक। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की, यानी इन्होंने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन के बारे में की, जोसेफ एजिस्टा इसके अध्यक्ष थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेला को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तिलक और एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर लिया। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु को अपना क्षेत्र बनाया। तो फ्रेंड यहाँ पे होम रूल का मतलब क्या हो जाएगा? यानी होम रूल, इसका मतलब ये इंग्लिश शब्द है। इसका मतलब है हम लोग खुद ही अपने देश में शासन करेंगे, यानी हम लोग अपने देश में किसी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने मद्रास तथा तमिलनाडु को अपना क्षेत्र बनाया। तो इन्होंने कहा कि हम लोग अपने देश में खुद ही शासन करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। अब ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। एंटीसीडेंट रिवर इज, पूर्ववर्ती नदी क्या है? गोदावरी, सतलज, गंगा, यमुना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सतलज। पूर्ववर्ती नदी में वे जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीन श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह चिनाब की क्या है? सहायक नदी है। और यह मानसरोवर की झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। और इसमें जो टॉपिक समझने वाली कि भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर ही बना गया है। अगर अन्य पूर्ववर्ती नदियों की भी बात कर ली जाए तो इसमें सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता है, घाघरा है, काली है, व गंडक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कह जाते हैं? क्रस्ट, स्थल, जल, क्षोभमंडल। तो क्रस्ट यानी कहते हैं पृथ्वी के बाह्य परत को, आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भागों में विभक्त किया जाता है। क्रस्ट है यानी पपड़ी भी कहते हैं, मेटल कोर।
चलिए, अब ये किससे बना है? तो तीन चीज से बना है। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल का मतलब हो गया सिलिका प्लस एल्युमिनियम। मेटल का मतलब हो गया सिलिका तथा मैग्नीशियम। और नीफे यानी निकिल और फेरस। चलिए, क्रस्ट पृथ्वी का बाह्य परत है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। क्रस्ट के नीचे मेटल का विस्तार है जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेटल के नीचे कोर हुआ होता है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा में हुआ है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? धारा से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। क्यूरोसियो धारा, क्यूराइल धारा, कनाली जाला और लेब्राडोर धारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरेसियो धारा। देखिए, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सागर तल की विशाल जल राशि की निश्चित दिशा होने वाली समान गति को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं में भी कुछ गर्म धाराएं होती हैं, कुछ ठंडी जल धारा होती हैं। देखिए, क्यूरोसियो की धारा प्रशांत महासागर में बहती है। अलास्का की धारा प्रशांत महासागर में। एलिनो की धारा प्रशांत में। मोंजोविक की धारा हिंद महासागर में। और गाल्फस्टीन अटलांटिक महासागर में। देखिए, गर्म जल धारा में भी पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर की सबसे गर्म जल धारा कौन सी है? तो क्यूरोसियो है। अब ठंडी जल धारा में ओआइरिसियो की धारा प्रशांत महासागर में ठंडी जल धारा है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी जल धारा है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर में जो गिरती है ठंडी जलधारा है। और कनाली की जलधारा अटलांटिक महासागर में गिरती है, वो भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? यानी ट्रांसपोर्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे सस्ता साधन की अगर बात कर ली जाए, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। तो सबसे सस्ता साधन की बात कर ली जाए तो इसमें जल होगा, क्योंकि जल परिवहन जो होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं। इसीलिए बंदरगाहों पे जो यूज होते हैं जल संसाधन का यूज होता है, क्योंकि ये संसाधन जो होते हैं परिवहन के, ये आपको बहुत ही सरल और सुगम तरीके से और बहुत सस्ते पड़ने की वजह से इनका उपयोग बंदरगाहों में होता है। व्याख्या भी देख लेंगे इसकी। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सस्ता माध्यम है। यह पत्तन अथवा बंदरगाह के द्वारा होता है, जो कि अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्गों, सड़कों व अंतरस्थलीय जलमार्गों द्वारा जुड़ा होता है। कुछ प्रमुख पत्तन भी है। देखिए, सिंगापुर, संघाई, रॉटरडम, कोचीन, कांगड़ा इत्यादि। कुछ नहर प्रणाली है, पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर इत्यादि भी जल परिवहन के माध्यम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोदावरी नदी निकलती है अमरकंटक, महाबलेश्वर, नासिक, बेतूर से। तो ऑप्शन नासिक हो जाएगा इसका। आप व्याख्या देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी सबसे लंबी है, 1465 है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां में प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावली, मंजीरा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। कहाँ इसका उद्गम हुआ? तो इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और लाल सागर, अरब सागर। तो जो है भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखिए व्याख्या भी देख लीजिए। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी कृत्रिम नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेस्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1869 में तैयार यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग व सिंचाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। इस पर सबसे उत्तरी पत्तन पोर्ट सईद और दक्षिण पत्तन सुएज है। 1956 में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड।
निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत और स्थिर जलवायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। और इसमें देखिए कूट मिलान क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग किया और सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर आप जगह ए बी सी, तो इसको चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि दर्ज की जाती है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रम या तापीय प्रतिलोपन कहते हैं। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु तथा हिम आच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। तापीय व्युत्क्रम घने कोहरे को जन्म देते हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और परिवहन में अवरोध हो जाता है। देखा जाए तो ताप व्युत्क्रम का मतलब हो जाता है जो ठंडियों में कोहरे आ जाते हैं, जिससे परिवहन में मार्ग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, इसी को कहते हैं। यानी उतनी समय रातें लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मेघालय का पठार विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत पठार, हिमालय पठार, अरावली। तो इसका आ जाएगा पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। और व्याख्या भी देख ले, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ मेघालय की पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकाय पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार इत्यादि शामिल हैं। तो पेनिनसुला प्रायद्वीपीय पठार तिब्बत का पठार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता के लिए बालू स्तूप का निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? बालूका स्तूप के लिए तो क्या हो जाएगा? पवन हो जाएंगी। पवन जैसे हवाएं जो होती हैं वह उड़ती हैं और उससे क्या हो जाता है, एक स्तूप बन जाता है। और मेनली यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। देखिए अब व्याख्या देख लेते हैं। सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय भागों में, यानी मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान भागों में, जैसे भारत के राजस्थान में, पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन है। पवन यानी हवाएं। पवन द्वारा अपर्दन, अपघर्षण, क्षणिक घर्षण तथा अपवहन के रूप में किया जाता है। पवन के अपर्दन के द्वारा जुगेन, छत्रशिला, इसेलबर्ग, बालिका स्तूप, लोएस, यारडांग इत्यादि स्थल कृतियाँ निर्मित होती है। बालिका स्तूप ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं। तो फ्रेंड ऐसे ये सब आते हैं बालू के कण और एक जगह इकट्ठे होके ये कुछ ऐसे बन जाती हैं आकृतियाँ। तो ये जो आकृतियाँ बालू के छोटे छोटे कण एक क्या बना देते हैं, एक स्तूप बना देते हैं बालू का। इसी को कहते हैं बालू का स्तूप। इसका मेन कारण होता है हवाएं। और ये कहाँ होती हैं? तो ये मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती। भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल। तो क्षोभमंडल इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं क्षोभमंडल में। व्याख्या देख ले, वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना है। मुख्यतः यह 5 परत से बना हुआ है। इसका विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसमें 5 विभिन्न स्तरों में विभक्त है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि वायुयानों के लिए कौन सा मंडल का उपयोग किया जाता है? तो अगर वायुयान के लिए कौन सा मंडल अच्छा होगा? तो स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1979, 1976, 1977, 1978। तो 1976 क्या हो जाएगा? 1976।
व्याख्या भी देख लें। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़कर कुल 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा में अधिकार में कब संशोधन हुआ, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किस आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। हिट क्वेश्चन है टेट का। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? 1987, 1972, 1968, 1959। तो 1959 में जब भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय उन्होंने एक विचार प्रकट किया कि गांव के लोगों को भी गांव के कार्य बढ़ाने के लिए उनको भी कुछ अधिकार दिया जाए, जिससे वह अपने लोगों का विकास कर सके। इसी मंशा को उद्देश्य से पंचायती राज का गठन हुआ, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में किया। वही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। अब पूछा जाए कि 2 अक्टूबर 1959 को ही क्यों किया जाता है, तो ऐसा विचार जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के लिए प्रकट किया कि महात्मा गांधी का ऐसा वक्तव्य है जिनके लिए उन्होंने गांव के लोगों को अधिकार देने की बात कही, इसलिए इस दिन को हम लोग पंचायती राज का जन्मदिन का मनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन होगा। जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लेकिन नगर निगम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं आपके, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। ये नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और नगर निगम को 74वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत शामिल है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 243 से 243(0) तक नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो देखिए, स्थानीय निकायों को, राज्यों को, केंद्रों को, राज्य तथा केंद्रों को। तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वह केंद्र को प्राप्त होती हैं। केंद्र को ही जो है अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। अभी तो इसका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, लेकिन अगर पूछा जा शक्तिशाली सबसे ज़्यादा इसमें कौन होगा, तो केंद्र होगा। व्याख्या देखें, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लंघन अनुच्छेद 248 में किया। अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने का शक्ति है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किसी सूची के तहत नहीं किया गया। उल्लेखनीय भारतीय संविधान में अनुच्छेद 7 में तहत विधायी विषयों की 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची में विभाजित किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है, तो इसमें समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची का मतलब हो जाएगा कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश गए? तो उसी समय G7 सम्मेलन 2019 में फ्रांस में हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में फ्रांस गए। 24-26-2019 के मध्य अगस्त 2019 के मध्य 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन बीटिश फ्रांस में किया गया। यह सातवां अवसर था जब फ्रांस ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। अगर पूछा जाए आगामी 46वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अब अगर पूछा जाएगा G7 का सम्मेलन कहाँ होगा, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। G7 कौन सा सम्मेलन? 46वां सम्मेलन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31, 34, 30, 33। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34। वर्तमान में 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हैं, टोटल हो गए 34, यानी 34 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। व्याख्या देख लें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34। 33 न्यायाधीश होंगे प्लस मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है 2 में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना वो आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। नेक्स्ट देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हो गया। तो ये जो हो जाएगा नवंबर 2014 में। लुक ईस्ट पॉलिसी नवंबर 2014 में भारत की पूर्व की ओर देखो। और इसको कौन लाया था? तो वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों से ध्यान हटाकर उभरते हुए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की ओर ध्यान देना। केंद्र की एनडीए सरकार ने नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित पूर्वी शिखर सम्मेलन में पूरब की ओर देखो की नीति में पूरब में काम करो की नीति एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी के आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून राज्य सरकार बना सकते हैं। व्याख्या में भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूचिया में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, जबकि 10वीं अनुसूची में अगर आप बात कर लें तो दल बदल से, और 11वीं में बात कर लें तो पंचायती राज, और 12वीं में बात कर ली जाए तो नगर पालिका से संबंधित हैं। और इस तरह आपकी व्याख्या हो गई पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, के सुब्रह्मण्य राव, KM मुंशी। तो इस प्रश्न को बहुत से लोग, अगर ऑप्शन आ जाएगा BR अम्बेडकर, तो 100% में से 10% लोगों का गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लोगों ने नहीं पढ़ते हैं। तो खैर यहाँ तो आप BN राव ही होंगे, ऑप्शन यही है। अगर राजेंद्र प्रसाद होता तो बहुतों को इसमें क्वेश्चनों में फंसा दिया जाता। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। KM मुंशी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और कार्य मंत्रणा समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, एस्टीमेट कमेटी। इसका गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राक्कलन समिति का गठन कौन सी सभा करता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों। तो लोकसभा में किया जाता है। इनमें अगर सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो 30 सदस्य होंगे। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, याद रखिएगा। यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, अतः इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाएगा। अगर पूछा जाए अस्थायी मितव्ययिता समिति तो लोगों को याद ही नहीं रहेगा ये कौन सी समिति आ गई।
तो यह सरकारी खर्चों को रोकने के लिए सरकार को सलाह देता है। और इसमें जो सदस्य होंगे वह लोकसभा में ही होंगे, इसमें राज्यसभा का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? यह बदलता रहता है। एवर्ड, ऑनवर्ड, फॉरवर्ड, हायर, अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टियस, अल्टियस, सिटियस, फोवियस। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस। ज्ञातव्य है कि यह 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित है, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा, बलवान। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण ओलंपिक पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पर्वत के कारण ओलंपिक पड़ा? तो ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। सबसे पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ पूछा जाएगा, तो 1896 में एथेंस में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि सुधार अधिनियम, तो ये तो रिपीटेड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? दारा सिंह, ब्रिसेश, भृगुवंशी, प्रदीप खालको, पुलेरा गोपीचंद। तो पुलेरा गोपीचंद को वर्ष 1999 में अर्जुन पुरस्कार और 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था पुरस्कार से संबंधित। नेक्स्ट पुरस्कार से संबंधित भी आएगा। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के मनोरंजन होते हैं। अब इसमें मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने में आपको आनंद अनुभूति होती है, मन शांत हो जाता है। और कई साधन है जैसे नृत्य करके आपको आनंद की अनुभूति होती है, नाटक करके आपको कुछ सीखने को मिलता है, और संगीत से आपका मस्तिष्क की थकान दूर होती है। और कवि सम्मेलन से आपको कई कवियों के विचारों को जानने का मौका मिलता है। और चलचित्र, रेडियो, खेल, मेला इत्यादि मेनली 5 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटने की शक्ति के लिए अच्छा है? चक्रासन, सुखासन, ताड़ासन, वज्रासन। तो वज्रासन जो होगा यह बहुत ही अच्छा आसन होता है घुटनों को बढ़ाने के लिए। देखिए व्याख्या, वज्रासन घुटनों को मोड़ने के बाद पैरों पर बैठकर किया जाने वाला आसन है। यह संस्कृत के शब्द वज्र से बना, जिसका अर्थ होता आकाश में गरजने वाली बिजली। इस योगासन में बैठकर प्राणायाम, कपाल भारती, अनुलोम विलोम किया जा सकता है। वज्रासन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा है। नियमित रूप से यह आसन करने पर पीठ को मजबूती मिलती है, पीठ के निचले हिस्सों की समस्या और साइटिका की समस्या से राहत मिलती है। इस आसन से पाचन ठीक रखता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। और इसमें एक बात और है कि खाना खाने के बाद किस आसन को करना अच्छा होगा, तो वज्रासन होगा। खाना के बाद कौन सा आसन किया जाना उपयुक्त होगा, तो वज्रासन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो ऑप्शन में आपका मणिपुर राइट हो जाएगा। मणिपुर में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेला गया। यह राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश 2018 को प्रतिस्थापित करता है, जिसे 31 मई 2018 को प्रख्यापित किया गया। मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग द्वारा मिलता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। आगे देखते हैं, अरहर की संकर किस्म कृषि से संबंधित है। बहार, ICPL, UPAS और ICPH। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी आप लोग तैयार रखिए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ICPH, अरहर की संकर किस्म। अब गेहूं की किस्म, धान की किस्म भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। देख लेते हैं ऑप्शन ICPH 8 अरहर की संकर किस्म है। अरहर खरीफ के मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है। बहार, अमर, आज़ाद, मालवी विकास, पारस, मालवी चमत्कार आदि अरहर की प्रमुख किस्में हैं। अरहर की नवीन किस्में में पूसा 91, 992, MA6, IARI द्वारा विकसित अरहर की 120 दिन की अवधि वाली सुप्रसिद्ध किस्म अरहर पूसा है।
आगे देखिए, निम्न में से किस प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। आगे बढ़िए, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल। तो यहाँ पे व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, तो 2.65 ग्राम होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो समोच्च विधि अपनाई जाती है। आगे देखिए, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व क्या है? तो आपको विटामिन होना चाहिए, विटामिन व खनिज लवण भी आपको पोषण देगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विधियों में भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि तो उबालना ही होगा। स्टीमिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ फूड। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन जो होता है सहायक होता है। आगे देखिए, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। चेचक के विषाणु का नाम है? तो वेरियोला वायरस। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी को पानी में डूबने पर। नेक्स्ट देखिएगा, संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो ब्रुटलैंड कमीशन आयोग ने की। इसकी व्याख्या आप लोग देखते रहिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गैंगेटिका कहा गया? आगे देखिए, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो 1980 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो पेस्टिसाइड कीटनाशक रसायन दवा। आगे देखिए, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर भारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व पाया जाता है, ग्लोबिन। नेक्स्ट देखिएगा, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शास्त्री की पाठ योजना प्रचलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन हर्बर्ट। नेक्स्ट देखिएगा, योजना विधि आधारित है तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट देखिएगा, पंचम सवारी में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। पंचम 15 याद करिएगा। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़िए, राग भैरव का गायन होता है तो प्रातः काल होता है, प्रातः काल राग भैरव का आरंभ होता है। और समान मृदा में नाइट्रोजन कार्बन का क्या अनुपात होगा? तो 10:1 होगा। और विशिष्ट मृदा के मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहेंगे? मृदा कणकार। क्या कहेंगे? मृदा कणकार। तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला में ये हो गया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।